नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही शिद्दत के साथ में अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ये हमारी इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है और हम ये उम्मीद करते हैं कि पहले दो लेक्चर आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखे होंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं वो आपने बहुत अच्छे से याद किए होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और बात करेंगे उन क्वेश्चंस पे जो अभी तक जो है हमारे एग्ज़ाम में आए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन स्लैश प्रोटोकॉल स्लैश ट्रीटी इज लीगली बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरी कंट्रीज। लीगली बाइंडिंग अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण टर्म है। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि अगर आप कोई भी ऐसा कन्वेंशन साइन करते हैं जो लीगली बाइंडिंग है तो आप जो है उससे पीछे नहीं हट सकते, या जो भी प्रोटोकॉल जो भी नियम कानून उसके तहत बनाए गए हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ जो आपके अदर मेंबर्स हैं वो आपको जो है लीगली चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्योंकि सारे प्रोटोकॉल इंटरनेशनल स्तर पे बात करो तो वो आपको इंटरनेशनल कोर्ट में आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है महत्वपूर्ण क्यों है, इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा क्योटो प्रोटोकॉल का। तो आपको जब भी लीगली बाइंडिंग टर्म आपके दिमाग में आती है तो आपको पता है कि अगर आप जो है इसको साइन कर देते हो तो आप पीछे हट नहीं सकते। बट जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए कि भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भैया देखिए इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में आप लोगों को पता है कि ये CO2 इमिशन को लेके एक प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए काम करता है। अब कुछ डेवलप्ड कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने पहले जो है पुराने टाइम में बहुत ही पोल्यूशन क्रिएट किया, यानी कि फॉसल फ्यूल बर्न किया एंड एनर्जी प्रोड्यूस की, और एनर्जी प्रोड्यूस करके उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट अपना कर लिया। एंड अभी कुछ ऐसी कंट्री जैसे कि हम जो अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें अपने औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी की ज़रूरत है तो फॉसिल फ्यूल्स जो है सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला एक एनर्जी का सोर्स है। तो अब क्या है कि अगर ऐसी कंट्री जो ये चाहती हैं कि भैया मेरे को तो आगे ग्रोथ करना है, तो वो अगर ऐसा कोई प्रोटोकॉल साइन कर लेता है तो जो भी नियम जो भी रेगुलेशन उस पर बना दिए जाएंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो उससे पीछे नहीं हट सकता है ना। बट ये जो लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल होते हैं, अगर आप इनके मेंबर हो, या ये कहिए कि आप अगर दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं इस प्रकार के प्रोटोकॉल के मेंबर होते हैं तो चीज़ों को आसान किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आप सामान्य तौर पे अपने यहाँ पे कानून देख लीजिए, अगर यहाँ पे चोरी करना जो है इलीगल ना हो तो क्या होगा, घर घर में चोरियाँ होंगी। ठीक है, क्योंकि भैया आपको के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, आपने चोरी कर ली तो कर ली। वैसे ही अगर ये लीगली बाइंडिंग जो प्रोटोकॉल हैं ये सही से काम करेंगे तो सभी कंट्री जो है उसके ऊपर एक प्रेशर रहेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए जो है लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल जो है वो ज़्यादा जो है आप ये कह सकते हैं हार्ड माने जाते हैं, सख्त माने जाते हैं, बिकॉज इनको फॉलो करना जो है लीगली एक ज़रूरत बन जाती है। ठीक है ना, अगर आपको लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो आप ऐसा करेंगे, अदरवाइज जो है दूसरे मेंबर उसके खिलाफ जा सकते हैं। तो 3 ऐसे प्रोटोकॉल थे, है ना। मैंने थे क्यों बोला, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल अब ख़त्म हो चुका है, 2020 को समाप्त हो गया है ना। जब ये क्वेश्चन जो है आया था तो तब जो है क्योटो प्रोटोकॉल भी काम कर रहा था। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये बेसिकली आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UN CCC के अंदर आता है और ये लीगली बाइंडिंग है।
ठीक है, ये बोलता है कि जितने भी सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं उनको जो है अपना CO2 इमिशन ये जो है रिड्यूस करना ही पड़ेगा, जो भी उनको टारगेट दिया गया है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे इन्होंने कैटेगरी बनाई थी कि भाई डेवलपिंग कंट्री के लिए, लेस डेवलप कंट्री के लिए, ठीक है, एंड आपका डेवलप्ड कंट्री के लिए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई थी और उन सबको उसी के अनुसार टारगेट दिए गए थे। तो इसमें क्या था कि जितनी भी आपकी कंट्री थी जिन्होंने सिग्नेटरी अथॉरिटी थे, जो सिग्नेटरी कंट्री थी, ठीक है, उनको एक लीगली जो है ये फोर्स करता था, है ना, कि भैया आपको ऐसा करना चाहिए, एक जो है सही तरीके से काम कर रहा था। बट इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जो बनाया गया है, पेरिस एग्रीमेंट वो लीगली बाइंडिंग नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को जो है डाइल्यूट करके पेरिस एग्रीमेंट बनाया गया है। तो अगर आप ये कहो कि क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट में से कौन सा बेहतर है, तो डेफिनेटली क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पेरिस एग्रीमेंट, है ना। पेरिस एग्रीमेंट ठीक है, एक एग्रीमेंट है, होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा एक हाईलाइटेड इशू है, आम लोग भी जानते हैं। तो इस टाइप की इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें की जाती हैं कि भैया हाँ हम कुछ कर रहे हैं, सभी जो देश हैं, ठीक है, वो ये अपने आप को बताने के लिए, अपनी आम जनता को बताने के लिए कि देखिए हमने क्लाइमेट चेंज के लिए कितने काम किए हैं, है ना, उसके लिए वो ऐसा एग्रीमेंट, ऐसे क्योटो ऐसे पूरा प्रोटोकॉल ट्रेटी साइन तो कर लेते हैं। बट जैसा मैंने बताया कि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें होनी चाहिए बट नहीं है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भैया क्योटो प्रोटोकॉल बेहतर था। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन के लिए सबसे बड़ा एक प्रोटोकॉल है। देखिए कि हमारा लिए ओजोन कितना महत्वपूर्ण है ना। अभी के लिए देखें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, जो 1987 में साइन किया गया था, ये भी एक लीगली बाइंडिंग आपका क्या है प्रोटोकॉल है, और ये फर्स्ट ग्लोबल लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है ना। ऐसा पहला एक ऐसा प्रोटोकॉल था जिसको लीगली बाइंडिंग के तौर पे पेश किया गया था कि भैया देखिए ऐसा करना पड़ेगा, ओजोन गया तो समझो दुनिया गई, है ना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसका एक विजिबल इम्पैक्ट देखने को मिला था उस टाइम पे। ठीक है, ये मजबूरी है ना। क्लाइमेट चेंज जो है वो स्लो हो रहा है, एंड क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो क्या है, वो वेरी करता है ना। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे वो जो बहुत ज़्यादा ठंडे ऐसे देश हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि कहाँ हो रहा है क्लाइमेट चेंज, कहाँ गर्मी बढ़ रही है ना। बट वहीं पे आप देख अफ्रीकन कंट्रीज इन एशियन जो कंट्रीज हैं उनसे पूछिए भैया गर्मी कहाँ बढ़ रही है ना। बट ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीट होगा तो सबको स्किन कैंसर होगा, ठीक है, बिना भेदभाव के, है ना। तो इसीलिए क्या किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक ऐसा ये प्रोटोकॉल बनाया गया जो लीगली बाइंडिंग है। सभी लोगों ने खुशी खुशी इसको जो है साइन किया कि भैया हाँ ठीक है, ओजोन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो लीगली बाइंडिंग है, वो आप कहेंगे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो लीगली बाइंडिंग है, तो जैसे क्योटो प्रोटोकॉल तो अब खत्म हो गया है, तो उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद में CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी एक इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है। ठीक है, ये भी एक क्या है, लीगल बाइंडिंग प्रोटोकॉल है, जिसमें कहा गया था कि भैया देखिए जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, एंड बायोडाइवर्सिटी का हमें सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और जितने भी बेनिफिट अराइज होते हैं फ्रॉम द यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज उनका हमें फेयर एंड इक्विटेबल
क्या करना है, शेयरिंग करना चाहिए। तो ये 3 प्रोटोकॉल थे, 3 में से एक हट गया। अब 2 ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो लीगली बाइंडिंग है। सबसे पहला अगर किया जाता है, पहला कौन था, तो आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहेंगे, ठीक है। अदरवाइज इनमें से 2 आजकल जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। अगर क्योटो प्रोटोकॉल भी वो देते हैं तो डेफिनेटली आप तीनों सेलेक्ट करोगे। अगर वो जो है क्योटो प्रोटोकॉल नहीं देते हैं, पेरिस एग्रीमेंट देते हैं, तो आप मॉन्ट्रियल एंड कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी ये जो है अपना सेलेक्ट करोगे। तो आप लोगों ने ध्यान से इसे सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन ये था कि भाई कौन सा ऐसा कंट्री है जो जिसने साइन नहीं किया, यूएस। बट अब वो क्वेश्चन ख़राब हो चुका है, ख़राब मतलब कि गलत हो चुका है, क्योंकि जब अब गवर्नमेंट चेंज हुई यूएस में, तो उन्होंने फिर से इस पर साइन कर लिया, ठीक है। बट क्या फ़ायदा, ठीक है। जैसा भी हमने बात की कि क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग था, पेरिस एग्रीमेंट जो है नहीं है। तो बच्चों इस टाइप से आपने जो है आंसर लगाना। अब ये देखिए क्वेश्चन इन्होंने आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल दोनों दिए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यूजीसी ने दिया था, ठीक है। तो इसमें अगर हम ये देखें कि अगर फर्स्ट होता तो केवल ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सही हो जाता, बट अगर हम वैसे देखें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल दोनों ही इसके सही आंसर हैं। वेटलैंड, वेटलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, काफ़ी क्वेश्चंस इस पे आते हैं। वेटलैंड जो है हमारी धरती के सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया में से एक है। आपका वेटलैंड जो है, वेटलैंड आपके क्या हैं, बेसिकली इकोटोन है, ठीक है। इकोटोन जहाँ पे 2 इकोसिस्टम मिलते हैं उसको इकोटोन कहते हैं। इकोटोन मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया ऑफ अर्थ में आते हैं। एंड यहाँ पे जो अब बायोडाइवर्सिटी होती है वो आपके जो 2 इकोसिस्टम मिले हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। ये जो बीच का एरिया होता है आपका, उसको हम इकोटोन बोलते हैं। तो जहाँ पे लैंड एंड वाटर मिलता है उस इकोटोन को वेटलैंड कहा जाता है। वेटलैंड की बहुत सारी डेफिनेशन आप लोगों ने देखी होगी। तो आ, एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि भैया एक ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर की जो हाइट है वो कभी भी 6 मीटर से एक्सीड नहीं करती, वो वेटलैंड है। अलग अलग टाइप के वेटलैंड होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है, रिवर है, रेनफॉल है, किस तरीके का जो है उसमें वाटर इनपुट है, उसके अकॉर्डिंग हमने वेटलैंड को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया है। और उनके अंदर जो वेजिटेशन पाई जाती है उसके आधार पे भी हम इनको क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों आपके इकोसिस्टम मिलते हैं, इस एरिया को हमने इकोटोन कहा। इसमें जो स्पीशीज़ रहेगी इकोटोन में उसको हमने एज स्पीशीज़ कहा। और जैसा भी हमने बताया कि इकोटोन में जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द टू आपके इकोसिस्टम जिनके मिलने से जिन आपका इकोटोन बना है। उस प्रोसेस को क्या कहा गया हमने, एज इफेक्ट। तो एज इफेक्ट क्या है, एज इफेक्ट जो है एज पे होने वाला वो इफेक्ट है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है इकोटोन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ऑर्गेनिक वेटलैंड सोयल जो है उसके क्या कैरेक्टर्स हैं। वेटलैंड की सोयल पे 3 या 4 बार क्वेश्चन आए हैं। बाकी जितनी अभी मैंने बात आपको बताई, जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, उन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है अभी तक आपको आए हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करो मिनरल सोयल एंड ऑर्गेनिक सोयल की वेटलैंड की, तो सबसे पहले अगर आप बात करो ऑर्गेनिक कंटेंट की, तो ऑर्गेनिक कंटेंट जो है मिनरल सोयल में कम होता है। मिनरल सोयल है तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे मिनरलाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा, यानी कि जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा। डिग्रेडेशन ज़्यादा होने की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मिनरल्स में, न्यूट्रेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मिनरल सोयल में ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो कम होता है, लेस देन 20 to 35% ही इसमें पाया जाता है। ऑर्गेनिक सोयल जो है उसमें आपका ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 20 to 35। ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन का जो परसेंटेज है वो आपका कम होता है मिनरल सोयल में, लेस देन 12 to 20%। देखिए ऑर्गेनिक मैटर है,
ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, कार्बन होता है ना। तो वो यूटिलाइज हो जाता है, इसीलिए मिनरल सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कम होता है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉइल। अगर आप पीएच की बात करो तो पीएच जो है ये बेसिकली आपका अब वेरी करती है, ठीक है। बट फिर भी एक चीज़, एक पॉइंट आप जो है यहाँ पे याद कर सकते हो, आपके माइंड में आना चाहिए कि भैया मिनरल सोयल है यानी कि माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा है। माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से आप एक पॉइंट तो दिमाग में रख ही सकते हो कि माइक्रोब्स जो हैं वो आपका लो या बहुत हाई पीएच में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीएच जो है वो लगभग न्यूट्रल रहेगी। एंड आपका ऑर्गेनिक सोयल में जो आपका पीएच है वो एसिडिक रहेगा। बल्क डेंसिटी जो है मिनरल सोयल में हाई है, ऑर्गेनिक सोयल में लो है। पोरोसिटी जो है आपका मिनरल सोयल कंपैक्ट हो जाती है तो लो होता है 25 आपका 45 to 55%। एंड ऑर्गेनिक सोयल में हाई होती है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हाई होती है एंड ये ऑर्गेनिक सोयल में ये वेरी करती है हाई टू लो। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ये आपका मिनरल सोयल में लो होती है, ऑर्गेनिक सोयल में हाई होती है। न्यूट्रेंट की अगर आप बात करो तो या मिनरल सोयल डेफिनेटली न्यूट्रेंट ज़्यादा होंगे और ऑर्गेनिक सोयल में जो है न्यूट्रेंट लो होंगे। कार्बन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है मिनरल सोयल में कम होगा एंड ऑर्गेनिक सोयल में हाई होगा, ठीक है। एंड ये बेसिकली मिनरल सोयल कहाँ मिलते हैं, राइपेरियन फॉरेस्ट में एंड मार्शलैंड में, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक सोयल ये बेसिकली आपके नर्दर्न आपके पीट लैंड बेसिकली जब ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है, आपका पीट सोयल बन जाती है ना। एंड ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होने की क्या वजह है कि भैया माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती है। माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होने की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिग्रेड नहीं हो पाता और वो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके मिनरल सोयल में एंड ऑर्गेनिक सोयल में, जिसे आप बहुत अच्छे से याद करोगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऑर्गेनिक वेटलैंड सोयल जो है इसमें हाई पोरोसिटी होती है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जो पोरोसिटी होती है वो हाई होती है अबाउट 80%। लो डेंसिटी होती है, ठीक है। तो आप हमने अभी देखा कि भाई आपका बल्क डेंसिटी जो है ऑर्गेनिक सोयल की वो लो है एंड आपका हाई एक्सचेंज कैपेसिटी बिल्कुल सही एंड लो न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो सिंपली आप जो है इस टेबल को बहुत अच्छे से याद करोगे। 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं आपको मिले हैं। अगर हम बात करते हैं आपका इस पे वेटलैंड पे, तो वेटलैंड पे टोटल अभी तक लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं और जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट किए हैं अगर आप उनको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लोगे तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन जो है आपका इस पे गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयनिक स्पीशीज आर फाउंड। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं कि भैया आपका एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की आयनिक स्पीशीज कहाँ मिलती है, तो देखिए वैसे जब हम बात करते हैं अपने एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की तो हम उसे इस प्रकार से जो है डिवाइड करते हैं कि भैया सबसे नीचे जहाँ हम रहते हैं ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर एंड उसके बाद आपका थर्मोस्फियर, ऐसे हम इसको डिवाइड करते हैं। बट इसको एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को आप इस प्रकार से भी जो है क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। एक आपने कहा होमोस्फियर और एक कहा आपने हिट्रोस्फियर। होमोस्फियर होमोस्फियर में क्या होता है, टर्बुलेंट मिक्सिंग होती है ना। टर्बुलेंट मिक्सिंग से आप क्या समझते हैं, सिंपल सी एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे आपने क्या किया,
भैया अपने घर में ग्राइंडर लिया, ग्राइंडर में आपने बहुत सारे मसाले डाल दिए और डालने के बाद में ग्राइंडर को चला दिया, मिक्सर को चला दिया, तो क्या हुआ, वो होमोजिनस एक मिक्सचर बन जाएगा। वो सभी लोग क्या है, बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, ये हुआ आपका टर्बुलेंट मिक्सिंग। तो जो होमोस्फियर है, होमोस्फियर में आप देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सभी जो है एक मिक्स फॉर्म में मिलते हैं। लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक ये सारी गैसेस जो हैं मिक्स फॉर्म में मिलती हैं, है ना। ये सारी गैसेस जो हैं मिक्स फॉर्म में मिलती हैं, होमोजीनस। ठीक है, होमोस्फियर। ठीक है, यानी कि सभी एक साथ मिलती हैं, इसीलिए इसको हमने होमोस्फियर कहा। इसके बाद में आया एक आपका एक पॉइंट आया टर्बोपोज। यहाँ पे अब क्या है, अब चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ पे अब जो मिक्सिंग होगी, ये एयर का जो फ्लो होगा वो नियर अबाउट लेमिनार होता है, यानी कि सीधा लाइन में होता है लेमिनार। ठीक है, लेमिनार को ज़्यादा जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हैं, लेमिनार फ्लो, ठीक है, वो समझ सकते हैं, है ना। या जो बच्चा हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, उसको भी बहुत आसानी से, या जिसने वाटर रिसोर्सेज बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, उसको ये थोड़ा सा जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड जो बच्चे बिल्कुल ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये टर्म नहीं सुनी, तो उनको मैं बताऊं कि भैया लेमिनार को आप इस तरीके से समझ सकते हो, लाइन में, है ना, सीधा। इस प्रकार से जो है आपका एयर का फ्लो चलता है। एंड टर्बुलेंट मिक्सिंग में इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो क्या बन जाते हैं, लाइन बन जाती है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो होमोस्फियर में सभी जितनी भी आपकी गैसेस हैं वो एक साथ में मिलजुल के रह रही हैं। ठीक है, और जो आपका हेट्रोस्फियर है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऊपर है, हीलियम, ऑक्सीजन। ठीक है, ये बोलते हैं ये तेरा घर, ये मेरा घर। ठीक है, ऊपर की लाइन में हाइड्रोजन है, नीचे की लाइन में आपका हीलियम है। ठीक है, यहाँ और यहीं पे आपके जो ये सारी आयनिक स्पीशीज़ में मिलते हैं, इसीलिए इसको आइनोस्फीयर भी कहते हैं। आइनोस्फीयर जो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर क्या आएगा आपका इसका, हेट्रोस्फीयर। An ecosystem restoration project should have the outcome which are। देखिए बच्चे, इस दुनिया में आपके गोल, आपके टारगेट जो हैं वो क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट को अच्छा बनाती हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक, फिर मेजरेबल, फिर एग्रीड, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, या आप कहिए टाइम बेस। 5 एलिमेंट होने चाहिए जो आपका जो भी प्रोजेक्ट इन 5 एलिमेंट के बेस पे अपने ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट सेट करता है वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, रियलिस्टिक है, टाइम बाउंड है। ठीक है, बट आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये नहीं है ना। तो सिंपली 1 2 4 5 3 नहीं है। ये 5 एलिमेंट आप याद रखेंगे, इस पे आपको अभी तक 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है। तो ये 5 के 5 एलिमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और अपने बेसिक जीवन में भी उतारो, है ना। इन्हीं 5 एलिमेंट के बिहाफ पे आप आईएएस बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, अगर आपने अपने टारगेट को इन 5 एलिमेंट के बेस पे डिसाइड किया है तो आप हमेशा जीवन में कामयाब होगे। याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि आपके टारगेट क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्शन रीजन पे बेस्ड है कि पावर स्टेशन में जो आपकी चिमनियाँ हैं वो लंबी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। स्टैक की हाइट जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ग्राउंड लेवल पे जो पोल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो आपका कम होगा। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि भैया एट लीस्ट आपकी जो हाइट है किसी भी इंडस्ट्री की, इवन आपके जनरेटर सेट की, वो 30 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 30 मीटर से कम चिमनी की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा थर्मल पावर प्लांट में आपके जो है कितनी बड़ी बड़ी जो है चिमनियाँ बनाई जाती हैं, है ना। 200 फीट, 210 फीट इस तरीके से चिमनियाँ बनाई जाती हैं जिससे कि ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन आपका कम हो सके। तो ए बिल्कुल सही है। फिर दूसरा को इन्होंने रीजन दिया है, द मैक्सिमम ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन ऑफ ए पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम ए स्टैक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द स्टैक। ठीक है, यहीं पे कंफ्यूजन आ जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट हाइट के नहीं, हाइट के स्क्वायर के, है ना, हाइट के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। गॉसियन प्लूम मॉडल एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे। गॉसियन प्लूम मॉडल में जो इक्वेशन है वो क्लियरली हमें ये बताती है कि आपका मैक्सिमम ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन जो होती है वो स्टैक की हाइट के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार आया है बच्चों। ठीक है, गॉसियन प्लूम मॉडल पे अभी तक लगभग 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि एक बार गॉसियन प्लूम मॉडल जो है आप ज़रूर देखेंगे। एक वीडियो भी मैंने बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, उससे काफ़ी आपको जो है हेल्प मिलेगी। तो ऑप्शन ए, आप ऑप्शन नंबर 3 ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विच इकोसिस्टम टाइप प्रोड्यूस मैक्सिमम लिटर मास? बोरियल फॉरेस्ट। यहाँ पे हमने कुछ आपको इम्पोर्टेंट टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पे लिस्ट आउट की हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ब्रॉडली फॉरेस्ट, टेंगा एंड आपका शर्ब टुंड्रा। टुंड्रा में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेशन है। इसकी क्या वजह है? देखिए, जब भी आप बात करते हैं मैक्सिमम लिटर मास, यानी कि जहाँ पे पत्तियाँ जो है फ्रेशली गिरी हुई ज़्यादा मिलेंगी। देखो बच्चों, इसमें एक फैक्टर है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। अगर आप टुंड्रा की बात करो तो टुंड्रा में इतना कम टेम्परेचर होता है कि यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत कम होती है। माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होने की वजह से क्या होता है कि लिटर मास का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। इसके बाद में टेंगा। ठीक है, टेंगा का मतलब बोरियल है ना, बोरियल फॉरेस्ट सबसे बड़ा बायोम है टेंगा। यहाँ पे आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। इवन 85 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाता है। ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड होगी, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे हाईएस्ट आपका बायोडिग्रेडेशन रेट होता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत हाई होती है। टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर जो है एक समान रहता है, लगातार रेनफॉल होती रहती है। इस वजह से फेवरेबल कंडीशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जैसे ही लिटर फॉल होता है वैसे ही क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिग्रेड कर देते हैं और लगातार बारिश होती रहती है। इस वजह से वो लीच आउट हो जाता है या प्लांट उसको अपटेक कर लेते हैं। कि यही वजह है कि जो आपका रेन फॉरेस्ट का सोयल है वो फर्टाइल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस ऑफ मोहज स्केल, आपने सही एक सीक्वेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। मोहज स्केल ऑफ हार्डनेस, मोहज स्केल में 1 to 10 जो है स्केल पे हम हार्डनेस को मेज़र करते हैं।
जिसका सबसे कम नंबर है वो सॉफ्ट है, और जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है वो क्या है, सबसे हार्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमंड, ठीक है, डायमंड का 10 है मोहर स्केल में, यानी कि सबसे हार्ड है। बहुत क्वेश्चन आए हैं इस पे, ठीक है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आए हैं। तो सिंपली आप मोहर स्केल को एक बार देखेंगे, याद करेंगे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एंड इसका के जो है किस किस के बीच होता है, 1 to 10, 10 to 15 इस तरह का क्वेश्चन था, सबसे हार्ड कौन सा है, ये सीक्वेंस आ गई, ठीक है बच्चों। तो इसे आप बहुत अच्छे से एक बार याद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होगी बच्चों। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।